साथियों, मेरे YouTube मंच सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। मैं राजेश पटेल। साथियों, इतना कवायद के बावजूद इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बना पाया। अंततोगत्वा नरेंद्र मोदी जी देश की जनता के विचार से सही न होने के बावजूद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में सफल हो गए। आज मैं एक पोर्टल पर लेख पढ़ रहा था, जन चौक पोर्टल नाम है, बहुत ही प्रतिष्ठित पोर्टल है। संदीप पांडे जी का लेख है जो मैग्सेसे अवार्ड विजेता है। उसका पहला पैरा मैं पढ़ना चाहता हूं। कुछ लोग इस बात का जश्न मना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला और अब उसकी सरकार गठबंधन के सहयोगी दलों पर आश्रित रहेगी। ऐसी रही है कि गठबंधन के साथी दलों के दबाव में वह उस तानाशाही तरीके से काम नहीं कर पाएगी जिसमें वह अपने सांसदों की राय भी नहीं लेती थी। किंतु हकीकत यह है कि हमें नरेंद्र मोदी और उनकी मार्का राजनीति को 5 साल तो झेलना ही पड़ेगा। काफी संभावना है कि वे और अमित शाह अपने तौर तरीकों से सहयोगी दलों को अनुशासित रखेंगे और किसी समझौते के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। देखा जाए कि यदि विपक्ष अपनी भूमिका ठीक तरीके से निभाता तो क्या यही नतीजे हो सकते थे या इससे भिन्न होते। साथियों, योगेंद्र सिन्हा जी हमारे मित्र हैं, रांची से हैं। ये दैनिक हिंदुस्तान के रामगढ़ के ब्यूरो चीफ हैं। रामगढ़ जिला है, कोयला बेल्ट है वो। रामगढ़ के जिला के ये दैनिक हिंदुस्तान जैसे प्रतिष्ठित अखबार के ब्यूरो चीफ हैं। और ये हमारे साथी लखनऊ से हैं रवि गुप्ता जी, ये दैनिक तरुण मित्र के विशेष संवाददाता हैं, राष्ट्रीय हिंदी दैनिक तरुण मित्र के। पहले योगेंद्र जी आप समझाएं। जी, तो मैं ये कह रहा था कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से अंतिम समय में चुनाव लड़ी, जो भी उसके क्षेत्रीय पार्टिसिपेंट थे और जो राष्ट्रीय दल जो मिलकर के चुनाव लड़ी, शुरुआत में ये लोग कहीं ना कहीं बिखरते हुए दिख रहे थे। जब अंतिम समय आया तो ये लोग पूरी एकजुटता से सामने आए। कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट रहा, खींचतान इनकी चलती रही। बंगाल में ममता बनर्जी का अलग हो जाना, नीतीश कुमार का पहले इनके साथ अलग करके अलग हो जाना, कहीं ना कहीं इनको नुकसान पहुंचाया है। दूसरी एक चीज, राजेश जी शुरुआत में कह रहे थे कि पब्लिक जो चाह रही थी उसके अनुरूप ये नहीं हो पाया। देखिए, ऐसा नहीं है कि पब्लिक नहीं चाह रही थी मोदी जी को। हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि मोदी जी को नकार दी थी पब्लिक। अगर मोदी जी को नकार दी होती तो मोदी जी को जो सीट मिला है वो भी नहीं मिलता। रही बात की जो 10 साल शासन कर लिया, उसके खिलाफ तो एक जनमत होता ही है कि उसके खिलाफ बहुत तरह का फैक्टर होता है। सरकार को लोग नाखुश उससे ज्यादा रहते हैं, नौकरी पेशा लोग उनसे नाखुश थे, व्यवसायी कुछ नाखुश थे। उसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग उनको वोट किए हैं, तभी उनके इतने सांसद भी जीत करके आए हैं। इंडिया गठबंधन के साथ दिक्कत ये रही कि शुरू में चेहरे का अभाव रहा कि चेहरा कौन बनेगा, चेहरा कौन बनेगा। अंतिम समय में जाकर के ये चेहरे का चीज गायब हुआ और लोग एक साथ जरूर आए। तो थोड़ा सा लेट किए ये लोग। अगर ये चीज शुरू से टेम्पो इनका बना रहता तो शायद कुछ और रिजल्ट होता। अगर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर रावण की आसपा कांसीराम इंडिया गठबंधन के साथ होते और सारे मत इंडिया को मिलते तो समाजवादी पार्टी को 12 और जगहों पर विजय प्राप्त होती। अकबरपुर, अलीगढ़, बिजनौर, डुमरियागंज, फर्रुखाबाद, हरदोई, मेरठ, मिश्रिख, मिर्जापुर, फूलपुर, शाहजहांपुर व उन्नाव। इससे आप सहमत होंगे यदि बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर रावण वाली पार्टी भी इंडिया गठबंधन में साथ होती, वो क्योंकि वोटों का जो अभी जो वोट मिले हैं चुनाव के बाद जो क्लियर हुआ है, उससे होता है कि ये भी वोट मिल जाता तो समाजवादी पार्टी जीत जाती। तो उत्तर प्रदेश में खासकर जैसा कि पहले से भी लोग कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन में मायावती जी को साथ आ जाना चाहिए, चंद्रशेखर जी को भी रहना ही चाहिए। लेकिन ये बिखराव कैसे हुआ? अखिलेश यादव की तरफ से कि इन लोगों की तरफ से? क्योंकि यहाँ तो इंडिया गठबंधन को लीड अखिलेश यादव ही कर रहे थे। रवि जी। सर देखिए, दरअसल आपने जो बताया, योगेंद्र जी ने बताया, जो बातें कही, यूपी के परिप्रेक्ष्य में बड़े जमीनी रूप से हम इसको देख रहे थे।
मैं मूल रूप से पूर्वांचल जौनपुर का रहने वाला हूँ। हम वहाँ की दोनों सीटें जो है भाजपा हार गई, और तमाम कृपा शंकर सिंह 1,500 किलोमीटर से आके जौनपुर लड़े, कैसे तरीके से क्या इंटरवीन हुआ सब किसी से छिपा नहीं है। जो आपने कहा कि यहाँ पर अखिलेश यादव इस चीज को लीड कर रहे थे, लेकिन शुरुआत वही रही कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, स्थितियां परिस्थितियां, कब एक बयान से कब आपका एक, और मैं आज भी मानता हूं, मुझे लगभग 14-15 साल लखनऊ की पत्रकारिता करते हुए तमाम चैनलों के माध्यम से सब मैं देख रहा हूं, जो कि आज भी जो तकरीबन 25 से 30% जो उत्तर प्रदेश में जो चुनावी मोड होता है वो एक लहर पे चलता है, मुद्दे भटक जाते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है 4-5 दिन बाद फिर बयानबाजी पे तमाम 25 से 30% वोट शिफ्ट होने लगते हैं। तो जो आपने कहा कि वोट का जो ट्रांसफर बसपा का और रावण का, तो जो मैं एक लब्बल हुआ बोलूंगा ज्यादा समय नहीं लेते हुए, जो मेरा एक अपना एक विचार कहता है और जो जनमत को देखते हुए कि जितने भी क्षेत्रीय दल या इस तरीके के यूपी में दल हैं, और सही कहा आपने कि एक मैंडेट इनके लिए बन रहा था, और स्वयं रिजल्ट आने के बाद न अखिलेश यादव न ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को इस बात का यकीन था कि इस तरीके से वह एक विकल्प के रूप में लोग सामने आएंगे। सारे एग्जिट पोल फेल हो गए, और ये पता था एनडीए की सरकार आएगी, लेकिन उनको खुद उम्मीद नहीं थी कि एनडीए के ठीक पीछे हम खड़े होंगे। तो ऐसा कुछ शुरुआत ही इनका ऐसा गड़बड़ हुआ, और लीडरशिप निश्चित तौर पर अखिलेश यादव केवल प्रियंका और राहुल गांधी तक इनकी बॉन्डिंग रही, और क्षेत्रीय छोटे मोटे दलों को इन्होंने पूरी तरीके से केवल एक बटन के रूप में रखा कि जब इनकी जरूरत पड़ेगी तब इनको हम ऐसे वैसे कर लेंगे। तो सवाल यही है कि कुल मिलाकर मुझे जो लगता है कि लीडरशिप बड़ा बिखराव रहा यहाँ पर, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, और उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में ये चीजों को समझ नहीं पाए, और वोटरों की मानसिकता जो आपने कहा कि जो उनके अंदर जो एक चाहे एंटी इनकम्बेंसी हो, चाहे जो भी हो, जिन मुद्दों को लेकर वोटर इस बार बड़ा साइलेंट था, बहुत खुलकर सामने नहीं आ रहा था। तो मुझे ये लग रहा है कि नहीं, निश्चित तौर पर जो इंडिया गठबंधन को लीड कर रहे थे, जो यहाँ पर 2-3 दलों के जो प्रमुख लोग, उनमें अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे खुद के, और वो सोच रहे थे कि रिजल्ट के बाद वो चीजें। नहीं तो सही बात है कि आज एक दल वाला आदमी आज कैबिनेट मिनिस्टर बना हुआ है मोदी सरकार में, आप जिसको आप कह सकते हैं जीतन राम मांझी, गया से सांसद हैं, केवल खुद अपनी पार्टी के मुखिया और एक सीट से जीते हैं, वो बगल में कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए हैं। अपना दल से आप देखिए अनुप्रिया पटेल एक सीट हारी, एक सीट लेकर वहां साथ बैठी हुई हैं। तो इसको कहते हैं ये चुनाव पूर्व गठबंधन था, और यही गठबंधन अगर अखिलेश यादव हर कड़ियों को जोड़कर रखते तो शायद हमको लग रहा है कि 8 से 10 सीटों का और इजाफा इनको बेहतर ढंग से हो सकता था। योगेंद्र जी, आप रामगढ़ में बैठते हैं, 14 सीटें रामगढ़ की हैं, बिहार की पर भी आपकी नजर रखी है, तो वहां पर झारखंड में भी जैसे लग रहा था कि इस बार इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ेंगी, बीजेपी की कुछ और कम होंगी, जितना हुआ उससे और ज्यादा उम्मीद थी। और बिहार में भी कि तेजस्वी यादव 4 महीने से जिस तरह की जनसभाएं कर रहे थे, और इंडिया गठबंधन के गठन के समय उनके पिताजी और तेजस्वी दोनों लोगों की काफी सक्रिय भूमिका रही है, वहां पर नीतीश बाबू के अलग होने का क्या असर पड़ा है बिहार में और झारखंड में खासकर? झारखंड में आप भी राजेश जी काफी समय तक झारखंड रहे हैं, अलग अलग जिलों में देखे भी हैं। जदयू का कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं रहा है, राजद तो यहाँ प्रभावशाली रहा है झारखंड में, लेकिन जदयू बहुत इम्पैक्ट नहीं रखा है अपना कभी भी झारखंड में। 1-2 नेता हैं जदयू के जो उसके खेवनहार हैं, लेकिन वो भी बस अपने क्षेत्र तक ही सीमित है। तो ऐसा नहीं है कि जदयू का उसके साथ जाना या नहीं जाने से उसको कोई विशेष फर्क पड़ा है। अगर हम झारखंड में सीट जो कम होने के देखेंगे, एनडीए के सीट के कम होने का, तो उसमें कहीं ना कहीं उम्मीदवार चयन में भी ये गड़बड़ी हुई है। अभी आप धनबाद की बात कर लीजिए, तो धनबाद से अनूप सिंह जो विधायक है, उनकी पत्नी को चुनाव लड़ा दिया गया, राजेंद्र सिंह की जो बहू थी। अनूप सिंह का अपना एक पहचान है, अगर ये चुनाव खुद अनूप सिंह लड़े होते तो रिजल्ट शायद कुछ और होता, लेकिन उनकी पत्नी लड़ी तो स्वाभाविक है, गृहिणी उठ करके सीधे चली आई, तो बहुत उनको सहयोग नहीं मिल पाया। आप गिरिडीह की बात करेंगे तो गिरिडीह में नुकसान जो कर दिया, वो जयराम महतो एक नई पार्टी उभर करके आई है, अभी जेवीकेएसएस उभर करके आई है, और आप भी रिजल्ट में देखे होंगे कि जयराम महतो बहुत अच्छे वोट लेकर के आए हैं।
आप ये करिए, लोकल जो भी वोट थे, मथुरा चंद्र प्रकाश चौधरी तो जाकर के रामगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे वहां गिरिडीह में, और मथुरा महतो वहां लोकल थे, लेकिन उनका वोट को नुकसान पहुंचा दिया जयराम महतो, तो वो सीट भी इनके हाथ से चली गई। चतरा में भी देख लीजिए, केन त्रिपाठी को ला करके लड़ा दिए, जबकि वहां भी दूसरे उम्मीदवार थे, बल्कि अगर राजद का उम्मीदवार वहां ज्यादा प्रभावशाली था, तो कहीं ना कहीं उम्मीदवार चयन में भी ये लोग गड़बड़ी किए। धनबाद से पहले दीपिका पांडे का हुआ कि वो चुनाव लड़ेंगी, सॉरी, गोड्डा से, और फिर बाद में चेंज करके उनको प्रदीप यादव को कर दिया गया। तो यूपीए में खास करके कांग्रेस में इसको लेकर के थोड़ी सी असमंजस शुरू से लेकर अंतिम तक देखी गई, जिसका इन लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। क्या आप मानते हैं कि इंडिया गठबंधन जो शुरू में जो गठन हुआ था वो रहता तो क्या इसी तरह का चुनाव परिणाम आता कि कुछ दूसरे हिसाब का रहता? नीतीश जी जिस हिसाब से शुरू किए थे वो तो एनडीए के लिए काफी डरावना था, और एनडीए भी उससे डरी हुई थी कि अगर नीतीश स्टैंड करके रह जाते इनके साथ में तो इनके लिए नुकसानदायक साबित होते। और एनडीए का नीतीश कुमार का टूटना जो रहा वो उसका असर जरूर दिखा है। हमारे साथ और मेहमान जुड़ चुके हैं, बलिराम सिंह जी, ये भी लखनऊ से जुड़े हैं, ये बलिया के मूलतः रहने वाले हैं। दैनिक भास्कर में दिल्ली में काफी दिनों तक इन्होंने काम किया है, अभी अपना एक पोर्टल चलाते हैं UP80.online। बलिराम जी, चर्चा के बीच में आप जुड़े हुए हैं, मैं सवाल बता देता हूँ, सीधे आप ही के यहाँ आता हूँ कि क्या विपक्ष, आवाज मिल रही है आपको ना? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। यदि विपक्ष अपनी भूमिका ठीक से निभाता तो क्या नतीजे भिन्न हो सकते थे या ऐसे ही आते लोकसभा चुनाव के? जी बिल्कुल, अगर विपक्ष एकजुट होकर के शुरू से एकजुट होता, जब नीतीश कुमार जी ने पटना में इंडिया गठबंधन की नींव डाली थी, उस समय से अगर इंडिया गठबंधन मजबूत होकर के एक साथ मिलकर काम किया होता तो आज रिजल्ट कुछ और होते। हम बाहर की बात नहीं बताएंगे, यूपी की ही बात बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव का पहला चरण शुरू हो गया था अप्रैल में ही, और पहले चरण में मात्र अखिलेश यादव और राहुल गांधी की एक संयुक्त रैली हुई। उसके बाद से आधा चुनाव बीतने के बाद से ये दोनों नेता संयुक्त रैलियां करने लगे। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की यूपी में प्रवेश कर गई थी, और पहले चर्चा थी कि अखिलेश यादव राहुल रायबरेली या अमेठी में शामिल होंगे, लेकिन शामिल नहीं हो पाए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया था। जब पूरी यात्रा यूपी से निकल गई, आगरा पहुंच गई, तो आगरा में जाकर के अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल हुए। तीसरा उदाहरण दे रहा हूं मैं, विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में हुआ। इंडिया गठबंधन साल भर पहले बन गया था, विधानसभा चुनाव 6 महीने पहले हुआ मध्य प्रदेश में। चुनाव से पहले आप लोगों ने देखा होगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों कैसे एक दूसरे के खिलाफ तू मैं और व्यक्तिगत टिप्पणियां करने लगे थे। सपा के लोग राहुल गांधी पे व्यक्तिगत टिप्पणी करते थे और कांग्रेस के लोग अखिलेश यादव पे व्यक्तिगत टिप्पणी करते थे। तो इस तरीके से अगर ये ठीक से गठबंधन हुआ होता और शुरू से अगर ये जमीन पे काम किए होते लोग, तो आज परिदृश्य कुछ और होता है। रवि जी, दिल्ली और पश्चिम बंगाल, यहाँ भी विपक्ष का सुर एक न होने से काफी नुकसान हुआ है इंडिया गठबंधन का। जैसे पश्चिम बंगाल में भी कुछ और सीटें ममता बनर्जी को मिल जाती अगर वहां पर एक होकर चुनाव लड़ते ये लोग, तो दिल्ली में भी और पंजाब में भी अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ रहते तो वहां भी कुछ 1-2 सीटें और मिलती। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में जो पहले शामिल दल थे उनमें कुछ कमी रह गई? राजेश जी, जैसा आपने कहा बार बार, बलिराम जी ने भी बताया, योगेंद्र जी ने भी बताया कि मुझे तो सवाल, मतलब आपके सवाल में ही जवाब मिल रहा है
कि आप इसको बार बार क्यों, अब रिजल्ट आने के बाद कोई आचार संहिता नहीं, इसको क्यों आप बार बार इंडिया गठबंधन कह रहे हैं? इसको केवल और केवल राहुल, अखिलेश और प्रियंका का गठबंधन कहिए बस। ठीक है। सवाल है, हाँ, इंडिया गठबंधन तो मतलब इंडिया का मतलब एक होल पूरा एक पेनिनसुला, भारतीय प्रायद्वीप, जैसा कि मुझे बंगाल की वो पूरा मंच भी याद है जिसमें टीएमसी, ममता बनर्जी, एनडीए और तमाम दल, घटक दल के सब पूरी टीम, तो जिस समय वो फोटो जो अखबारों में छपी, तो सही बात है कि एनडीए वाले स्वयं मोदी और शाह की पूरी टीम घबरा गई कि क्या हो गया भाई, ये तो बहुत बड़ा एक वो हो जाएगा, बस केवल मायावती के आने की देरी थी। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन तो कहिए ही ना, केवल और बस सपा और कांग्रेस का गठबंधन था। तो सही बात है कि वो राजनीतिक नब्ज को लोग नहीं समझ पाए। और उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताऊं कि स्थिति तो ये रही कि यहाँ से जब राजनाथ सिंह के खिलाफ इंडिया गठबंधन तो नहीं कहेंगे, सपा से रविदास मेहरोत्रा खड़े थे और वो अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उनके साथ जो है कांग्रेस वाले जुड़ते नहीं थे, भाव नहीं देते थे। प्रमोद तिवारी का खेमा अलग, वो और अजय राय का खेमा अलग। तो सब यहाँ केवल बस अपने अपने, वो तो जब 2-3 फेज जब बीत गए, जब कुछ लहर या इंटर करंट पता चला, तब ये लोग एक साथ जुड़ना शुरू किए। और पूर्व में जो आपने कहा कि अखिलेश यादव को जो एक था कि पूर्व के जितने भी गठबंधन किए इनके लगभग फेल हो गए, तो ऐसे में मुझे लगा कि वो इसी बात को मान कर चल रहे थे, बस लबो-लुआब चीजें हो जाएंगी। और बस यही है कि इंडिया गठबंधन की नींव जिस हिसाब से शुरुआत में रखी गई थी, उस हिसाब से उतनी तेजी से ही बिखराव होना, तो कहीं ना कहीं वोट ऑफ परसेंटेज और वोट ऑफ और जितने नंबर ऑफ सीट्स को कम करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही। और जो मैसेज जो था गठबंधन का पूरी तरीके से अन्य राज्यों में, बंगाल की जैसे आपने बात की, पंजाब की बात की, केजरीवाल भी जेल से छूटने के बाद नया राग अलापने लगे, अचानक फिर उनका सब चुनाव नतीजे आने के बाद अपने को अलग कर लेना। तो ये सवाल जो मैंने कहा कि ये गठबंधन नहीं था, ये लठबंधन टाइप का था और ऐसा कुछ विशेष इनमें नहीं बचा था। और ये अकस्मात एक परिणाम हो गया कि बस इनके साथ ये चीजें जुड़ गई। बाकी तो मुझे कोई विशेष जो बिखराव जो शुरू से होता गया, तो वो मैसेज बढ़ता गया। तो ये मुझे लग रहा है कि टीएमसी, और सही बात है, टीएमसी और खासकर ममता बनर्जी और अगर नीतीश कुमार इस मंच पर, क्योंकि पुराने नेता माने जाते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल का ये हिस्सा रह चुके हैं लंबे समय तक, इनको राष्ट्रीय राजनीति और प्रदेश की राजनीति दोनों का बहुत बड़ा लंबा अनुभव है। तो एक मैसेज जाता, तो बस ये है कि इन दोनों नेताओं के हटने से इंडिया गठबंधन में से IND निकल गया, अब इंडिया गठबंधन रह गया था खाली हुआ। सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है कांग्रेस, जिसमें 36 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में से 13 में से उसका कोई लोकसभा का सदस्य नहीं है इस बार जी। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और का एक भी 13 राज्यों में उसका 13 प्रदेशों से उसका कोई भी लोकसभा में सदस्य नहीं है। बलराम जी, इसका क्या कहेंगे? इसको प्रगति कहेंगे कि इसको अवनति कहेंगे? नहीं, प्रगति क्या है, हमने कहा ना कि मतलब दरअसल इनका जो एक एजेंडा शुरू से है, आप सोच लीजिए कि इनके कांग्रेस का जो एक अपना इनका एक एजेंडा यहाँ पे रहा और जो पॉलिसी रही जिसपे इन्होंने एक अपना प्रपत्र, वो एजेंडा, चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया। मैं एक डिबेट चैनल में GTV पे बैठा हुआ था, बातचीत हो रही थी, उनके प्रवक्ता थे कांग्रेस सपा दोनों के, और अचानक जो है सुबह अखिलेश यादव और ये कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ताज होटल में आते हैं और एक बयान अचानक जारी होता है कि वो 5 किलो दे रहे हैं तो मैं 10 किलो दूंगा। तो ये बात गले नहीं उतरी कि मतलब राष्ट्रीय स्तर का नेता कांग्रेस को लीड कर रहे हैं खड़गे साहब, अचानक मतलब उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, अब वो भाजपा के ही और मोदी के मुद्दे को ही बस आगे बढ़ाने में, मैं 10 किलो दूंगा राशन। तो कह लीजिए कि भटकाव की राजनीति या भटकाव वाले मोड में ये लोग आ गए। और इनके जो अपने खुद के कांग्रेस के जो आला कमान और जो संगठित होके प्लस अपने मैसेज को कांग्रेस जो अपने संगठन स्तर तक नहीं पहुंचा पाया। आज भी कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं, जो कह लीजिए आप, कार्यकर्ताओं के से बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं है, न बहुत ज्यादा डोर टू डोर कोई कैंपेनिंग है। बस ये जान लीजिए कि इस बार अखिलेश यादव, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इंडिया गठबंधन की जीत है, बल्कि जो वैक्यूम जो मोदी शाह के फैक्टर से जो बहुत अति उत्साह में आके उन लोगों ने इस बार टिकट के चयन के बंटवारे को लेकर, और जो एक बार बार जानकारी आ रही है कि लगभग 3 दर्जन संसदीय सीटों का जो है योगी जी ने पूरी लिस्ट दी थी कि इस पर पुनर्विचार किए जाए और इसको बदला जाए। तो जो एक
तीसरी बार जो चयन बराबर सांसदों को दिया गया तो वो चेहरे देखकर जनता भी उब गई थी, जिसका बहुत बड़ा जो एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अयोध्या सीट पर लल्लू सिंह का हारना देख लीजिए। केवल एक बयान से वो जो है कि संविधान को जो है आप हमको 400 पार कराइए, हम संविधान बदल देंगे। तो केवल अयोध्या से लीड किए, बाकी बगल की विधानसभाओं से सब गड़बड़ हो गया। तो ये है कि आदमी का मोड ऑफ कंडक्ट और सारे चीजें, और कांग्रेस वगैरह ऊपर के लेवल से ये लोग अपनी बात को नीचे नहीं पहुंचा पाए। ऊपर ही ऊपर बस अखिलेश और राहुल बाबा का अपना सिस्टम रहा, और परिणाम ये है कि इस तरीके से आ गए। और जो बसपा का जो वोट ऑफ ट्रांसफर था, बहुत चयन जो उम्मीदवारी थी वो बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गया। तो मुझे लग रहा है कि इन सब चीजें कई सारे फैक्टर हैं जो। बलराम सिंह जी, मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी कहूंगा मैं, इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी है उसका स्वरूप बदल चुका है। 240 सीटों की, इसके बावजूद मंत्रिमंडल के गठन में उनको किसी का कोई डर नहीं लग रहा है कि नहीं ये नाराज हो जाएंगे तो हमारी सरकार गिरा देंगे या समर्थन वापस ले लेंगे, चाहे नीतीश जी हों चाहे नायडू बाबू हों, किसी की कोई फिक्र नहीं है। तो अच्छे मंत्रालय थे जिनका बड़ा विरोध हो रहा था, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, जिनके चलते ही जो भी स्थिति आज एनडीए सरकार की, इन्हीं के चलते है, नहीं तो अल्पमत में नहीं आती। मेरा मानना है कि अगर गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय सही ढंग से काम करता तो ईडी, सीबीआई और जो जीडीपी के आंकड़े समय समय पर जारी किए गए वो भी विवादास्पद नहीं होते। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये अल्पमत की सरकार होने के बावजूद इनकी स्वेच्छाचारता चलेगी? जैसे अभी रवि जी ने बताया, शायद आप जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे, कि एक सांसद वाले को बना दिए कैबिनेट मंत्री, जीतन राम मांझी को, और जो सांसद भी नहीं है, इसमें मैं एक चीज और जोड़ूंगा रवि भाई, जो सांसद भी नहीं है रामदास अठावले, इन पार्टी की एक भी सीट नहीं है, वो भी कैबिनेट मंत्री बने हैं। और उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के 2 सांसद हैं, उनको राज्य मंत्री केवल स्वतंत्र प्रभार जोड़ दिया गया। अनुप्रिया पटेल तीसरी बार सांसद बनी है, भले एक सीट इस बार हार गई, लेकिन आपकी सबसे पुरानी सहयोगी हैं, उनको राज्य मंत्री। इस आंधी में बनारस के अगल बगल के और बनारस और मिर्जापुर को छोड़ के सारे दिग्गज उधरा गए मोदी विरोधी आंधी में, उसमें भी अनुप्रिया पटेल अपना पांव जमाए रही, किसी कम वोट से ही लगभग 40,000 वोट से जीती है, 37,000-38,000 से। तो ये क्या लग रहा है आपको बलराम जी, क्या स्वेच्छाचारता जारी रहेगी या इस सरकार की ही उम्र कम हो जाएगी अगर स्वेच्छाचारता करें? सर एक साथ आपके कई सारे क्वेश्चन आ गए, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंडिया गठबंधन पे फिर से प्रकाश डालूंगा। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी की ईडी से, मोदी जी की सीबीआई से पूरा विपक्ष परेशान था। केवल कांग्रेस परेशान नहीं थी, तृणमूल कांग्रेस भी परेशान थी, समाजवादी पार्टी परेशान थी, डीएमके परेशान थी, नायडू जी परेशान थे, हर पार्टी परेशान थी। कुछ लोग विलय कर गए, कुछ लोग गंगा नहा करके भाजपा में शामिल हो गए। अब सवाल है कि जब सारे लोग परेशान थे तो सारा दोष केवल हम कांग्रेस को क्यों दें? कांग्रेस ने गलती की, कांग्रेस को 80% आप दोषी ठहराएंगे, लेकिन 20% तो ममता दीदी को भी कहेंगे, वो अपना अलग हो गई, उनकी भी एक हठधर्मिता कहेंगे, अन्य दलों की भी हठधर्मिता रही, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन की सीटें कम आई। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस 44 से अगर 99 पे पहुंची है तो कुछ तो कांग्रेस का आंकड़ा बढ़ा, कुछ तो ग्राफ बढ़ा ही है कांग्रेस का। अब हम बात करते हैं कि कितना बढ़ा है। कांग्रेस पूरे देश में चुनाव लड़ करके 99 सीटें लाई है, और सपा, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके, ये 3 पार्टियां 3 राज्यों में चुनाव लड़ करके 88 सीटें लाई हैं। यानी 3 राज्यों में इन्होंने कांग्रेस की बराबरी कर ली। अब आइए, आप मोदी सरकार की बात किए हैं, अनुप्रिया पटेल जी और जयंत चौधरी जी से तुलना हो रही है जीतन राम मांझी की, तो मैं एक चीज बताऊंगा, जीतन राम मांझी भले एक सीट पे चुनाव लड़े और पहली बार जीते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी का पुराना पोर्टफोलियो पूर्व मुख्यमंत्री का है।
तो पूर्व मुख्यमंत्री को आप राज्य मंत्री नहीं बना सकते। थोड़ा सा प्रोटोकॉल और थोड़ा सा मोदी जी के लिए भी अच्छा नहीं लगेगा कि हम एक पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्री का तो के पद पे बैठा रहे हैं। इसलिए जीतन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, नंबर 1। नंबर 2, 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है और जीतन राम मांझी जी महादलित चेहरा है। बिहार में जीतन राम मांझी जी को छोड़ करके महादलित का कोई इतना बड़ा नेता नहीं है। तो मोदी जी को यानी कि भाजपा को ये भी देखना है कि नीतीश कुमार के समानांतर नीतीश जी साथ में है भाजपा के, लेकिन कल वो कहाँ ले जाएंगे, क्या उनका निर्णय होगा, इसको लेकर के भाजपा भी जानती है, पूरी देश की जनता भी जानती है। तो नीतीश जी के समानांतर दलित और पिछड़ों में नेताओं को खड़ा कर रही है। तो उसी में से जीतन राम मांझी जी को कैबिनेट मंत्री बना करके महादलित के बीच एक बड़ा संदेश देने की रणनीति है, इसलिए उनको बनाया गया है। और जयंत चौधरी जो पहली बार जीते हैं और सरकार में शामिल हुए हैं, तो उनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। केवल अनुप्रिया पटेल जी का कद है, जो कि पहले जो राज्य मंत्री थी, आज भी वो राज्य मंत्री पर ही हैं। तो थोड़ा सा उनके समर्थकों में एक निराशा है अनुप्रिया जी को लेकर के कि उन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं मिला या कैबिनेट नहीं मिला। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी पार्टियां हैं एनडीए की जो जिनके सांसद हैं लेकिन वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, जैसे अजीत पवार की एनसीपी, उनके सांसद हैं लेकिन वो कैबिनेट में उनके जगह नहीं मिली। जी हाँ, योगेंद्र जी आप जाना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ आखिरी, क्योंकि आपको रांची जाना है मीटिंग। ये बताइए कि अब क्या परिस्थिति आपके नजरिए से, जर्नलिस्टिक नजरिए से बताइए कि अब क्या परिस्थिति रहेगी, सरकार चलेगी? 5 साल की कैसी किसी लड़ाई झगड़ा होती रहेगी जैसी शुरुआत हो चुकी है? देखिए, जिस दिन ये लोग पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए चुनाव परिणाम के बाद, तो उस समय बहुत तरह की आशंकाएं थी। लेकिन जिस हिसाब से कैबिनेट का विस्तार हुआ और जितने मेन पोर्टफोलियो थे वो लोग रख लिए, बीजेपी वाले के पास ही रह गया, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी अंदर से बहुत मजबूत दिख रहे हैं। और ये है कि सरकार तो चलेगी। दबाव की जो बात हो रही थी, अब आप देख लीजिए, झारखंड की बात कीजिएगा तो चंद्रप्रकाश चौधरी दूसरी बार सांसद का चुनाव लड़ करके जीत के गए हैं, लेकिन उनको जगह नहीं मिली। जबकि अभी विधानसभा चुनाव होना है झारखंड में और कुर्मी का बड़ा एक चेहरा है चंद्रप्रकाश चौधरी, उसके बावजूद उनको जगह नहीं मिला। ये यहाँ चर्चा का भी विषय है झारखंड में कि भाई इस बार मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिला। तो जिस हिसाब से मोदी सरकार अपना कैबिनेट का विस्तार की है, जिस हिसाब से सहयोगी दलों को 1-2 सीट मंत्रालय मिला, छोटे मंत्रालय दिए गए, अन्य मंत्रालय दिए गए, बड़े मंत्रालय तमाम अपने पास रखे गए, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये लोग मजबूत स्थिति में हैं और चाहे जैसे भी हो खींच खाच करके ये लोग चला भी लेंगे, चलाने की स्थिति में है। एक चीज और आप ये देखेंगे, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ही हम लोग बात करेंगे कि आप चाहे संथाल का सीट ले लीजिए, राजमहल की सीट कांग्रेस जीती है, खूंटी जीती है, लोहरदगा जीती है, तो आप एक बड़ा चीज देखेंगे कि यहाँ इंडिया के साथ में एकमात्र इंटैक्ट दिखे झामुमो दिखा। और हेमंत सोरेन का जेल जाना कहीं ना कहीं आदिवासी वोट बैंक जो है वो पूर्ण रूप से शिफ्ट हुआ कांग्रेस की तरफ, तो ये इसको बड़ा इसका सपोर्ट मिला। बाकी आप शहरी क्षेत्र में जाइएगा तो देखिएगा कि वहां कांग्रेस उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। जो शहरी क्षेत्र थे उस जगह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। तो अभी इनको विधानसभा चुनाव भी लड़ना है, झारखंड में भी चुनाव है, उधर बिहार में भी चुनाव है, तो अभी इनके पिटारे में हो सकता है कि कुछ और हो अभी जो आगे खोले ये लोग। जो परिवर्तन है लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता के गलियारे में, विपक्ष में, देश में, सोशल मीडिया पर ये जो दिख रहा है, इसका भविष्य क्या है? सर थोड़ा सा भाजपा आत्ममंथन के मूड में आ गई है। आवाज आ रही है मेरी? बताएं। आपकी आवाज थोड़ा सा कट रही है। हाँ आ रही है आवाज आपकी।
मेरा ये कहना है कि भाजपा अपनी हार को लेकर के आत्ममंथन शुरू कर दी है। विधानसभा लोकसभा स्तर से लेकर के प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पे मंथन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री जी की जो कोर कमेटी है वो भी आत्ममंथन शुरू कर दी है। अखबार में आए दिन हम लोग खबरें पढ़ने शुरू कर दिए हैं। डेली कोई ना कोई खबर छप रही है आत्ममंथन को लेकर। सबसे बड़ी बात है, बीजेपी की जो सबसे बड़ा जो थिंक टैंक है संघ, आरएसएस भी इस हार को लेकर के अपना मंथन, उसके नेता भी बयान देने लगे हैं। इंद्रेश कुमार जी का बयान आ चुका है, भागवत जी का बयान आ चुका है। तो भाजपा अपना आत्ममंथन शुरू कर दी है और हमें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने आत्ममंथन को लेकर के या फीडबैक को लेकर के आने वाले टाइम में कुछ और बेहतर सुधार करेंगे। प्रधानमंत्री के काम लगता है कोई बाद में वो उस पे काम करते हैं, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अमित शाह को गृह मंत्री की फिर से जिम्मेदारी दी है, तो हमें लगता है कि ईडी और सीबीआई का उनका बुलडोजर चलता रहेगा। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं पर संपन्न करते हैं। ईडी और सीबीआई का बुलडोजर चलता रहेगा। साथियों, मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।